जय हिंद साथियों। इस स्पेस साइंस डिस्कशन चल रही है। स्पेस साइंस के 3 पार्ट हो चुके हैं, चौथा पार्ट लेके आए हैं। अभी हमने संस्थानों के नाम तीसरे पार्ट में देखे थे, उनके मुख्यालय देखे थे और उनके काम देखे थे, उनके क्या क्या कार्य हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि जो उपग्रह की बात चल रही है या प्रक्षेपण यान की बात चल रही है, आखिर वो है क्या। एक कक्षा की बात चल रही है, जो एनर्जी की बात चल रही है, ये आखिर है क्या। उपग्रह हैं तो होता क्या है उपग्रह, ये भी तो पता होना चाहिए हमको कि अगर जो उपग्रह है, जो ऊपर भेजा जा रहा है, वो है क्या, उसका काम क्या है। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि इस उपग्रह को आर्यभट्ट को भेजा गया था। वो कब भेजा गया था, सबसे पहला था, दूसरा कौन था भेजने वाला, दूसरा उपग्रह कौन था भेजने वाला, या प्रायोगिक दृष्टि से भेजा गया था, या किस किस पर्पज से हमने कौन कौन सी उपग्रह भेजे थे, ये हमने देखा था अभी। लेकिन हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि उपग्रह क्या है। तो आज हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे कि उपग्रह क्या है। देखिए, उपग्रह की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। एक बार पढ़ लीजिए और उसका हिंदी में सीधा सीधा मतलब समझिए। देखिए, उपग्रह की परिभाषा: ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं तथा उनकी एक निश्चित कक्षा होती है, उन्हें उपग्रह कहते हैं। देखिए, वैसे देखा जाए उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। जो नेचुरल होते हैं और एक होता है कृत्रिम होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। देखिए, जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा तो वो प्राकृतिक है। इसमें कृत्रिम का क्या रोल है। जो चंद्रमा, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो पृथ्वी का क्या है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि उपग्रह है क्या। तो उपग्रह वो होता है जो क्या करता है, ग्रहों की चक्कर लगाता है, ग्रहों की परिक्रमा करता है, उसको क्या बोलते हैं, हम उपग्रह कहते हैं। अब जैसे जो पृथ्वी की चंद्रमा परिक्रमा लगा रहा है, तो चंद्रमा तो प्राकृतिक उपग्रह है, इसको किसी ने भेजा तो है नहीं। लेकिन जो आर्यभट्ट या जो भास्कर है, या ऐसे कई उपग्रह हैं जो चक्कर लगा रहे हैं किसकी, अलग अलग ग्रहों की, वो कृत्रिम उपग्रह हैं। वो क्या है, मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। वहाँ पर प्रक्षेपण यान करके उनको किसी व्हीकल से उसको वो उस कक्षा तक पहुँचाया गया, उस ग्रह तक पहुँचाया गया है। उसके बाद वो उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं वो। तो वो क्या है, कृत्रिम उपग्रह हैं। और कुछ उपग्रह तो ऐसे हैं जो कैसे हैं, नेचुरल हैं, जो बरसों से चले आ रहे हैं, ना तो जिसको किसी ने भेजा है, सब पहले से ही फिक्स था, पहले से ही चला आ रहा है। अब बात करते हैं, परिभाषा को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। प्राकृतिक रूप से ग्रहों ग्रहों के उपग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। प्राकृतिक रूप से भी होते हैं, जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक वैसे ही मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह उपस्थित हैं। देखो, सिर्फ बुध को छोड़ दिया जाए ना, तो इन सब के क्या हैं, उपग्रह हैं। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह उपस्थित हैं। हम अंतरिक्ष विज्ञान की इस श्रृंखला में कृत्रिम उपग्रहों की चर्चा करेंगे, अर्थात ऐसे उपग्रह जिनका निर्माण स्वयं मानव ने किया है। लेकिन हम इसमें जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो किसकी चर्चा कर रहे हैं, कृत्रिम उपग्रहों की चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण मानव ने किया है, मानव ने इनको भेजा है। और भेजा है, उसके बाद मानव का पर्पज क्या था, मानव क्यों चाहता था उपग्रह को भेजना। मानव का कई रीज़न भी थे भेजने के, क्योंकि हमें मौसम से संबंधित जानकारी मिल सके, यानी कहीं ना कहीं हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो और ज़्यादा विकसित, हमको पता चले कि ऊपर चल के आ रहा है, उससे हमको क्या क्या लाभ हो सकता है। देखो, अभी जो हम पूरा दूर संचारित जो यहाँ पे अभी चला रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या हम आप तक जो नॉलेज को भेज रहे हैं, आप हमारी बात सुन पा रहे हो, वो सब इसी के माध्यम से, तो उपग्रहों के माध्यम से ही तो हो पाया है। तो दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, मानव ही इनको प्रक्षेपित करता है, किसी ग्रह तक भेजता है, ग्रह के आसपास ही चक्कर लगाते हैं, उनकी फ़ोटो को कैप्चर करते हैं, और फोटो को फिर क्या करते हैं, यहाँ पर भेजते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। सॉरी,
सैटेलाइट या उपग्रहों का उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी हमने देखा है कि उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं, कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित होते हैं, प्राकृतिक नेचुरल होते हैं, प्रकृति के द्वारा ही निर्मित होते हैं प्राकृतिक। तो अब लेकिन ये सैटेलाइट उपग्रह हमने जो बनाए हैं उनका पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था हमारा बनाने के पीछे? तो इनका उद्देश्य ये था, इसमें क्या लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं, फिर हिंदी में इसका एक लाइन में मतलब समझ लेंगे। चूंकि उपग्रह ग्रह का चक्कर लगा सकते हैं, फलस्वरूप ग्रह की संपूर्ण जानकारी हमें इन सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि आज अनेक सैटेलाइट का निर्माण किया गया है और विभिन्न कार्यों के लिए इन्हें पृथ्वी की कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया है, जिससे कि हमें एक स्थान पर एक स्थान पर संपूर्ण ग्रह की जानकारी उपलब्ध हो सके। कहने का मतलब यही है कि सैटेलाइट या उपग्रह भेजने के पीछे एक रीजन यही था कि सैटेलाइटों के माध्यम से हमको क्या मिल सके, संपूर्ण ग्रह की जानकारी हमको एक ही स्थान पर बैठे बैठे मिल सके कि उस ग्रह में चल क्या रहा है, उस ग्रह की स्थिति क्या है, उस ग्रह पर जीवन संभव है कि नहीं है, कि आने वाले समय में संभावना बन सकती है वहाँ पर जीवन रहने की। जैसे मंगल ग्रह के बारे में कई जगह टिप्पणी की जाती है, कई जगह बताया जाता है, तो वो भी ऐसे थोड़ी ना बताया जाता, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रीजन रहा होगा। उपग्रह को भेजा गया, उसने फ़ोटो कैप्चर की है, इन लोगों ने उस फोटो को देखा, कुछ संभावनाएं बताई, वहाँ पे जो भी गैस पाई जाती है उन गैसों को इन्होंने देखा, परखा, समझा, उसके बाद उन्होंने कुछ ना कुछ निर्णय लिए कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में, जीवन वहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है, वहाँ पर जीवन संभव है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें उन्होंने यही फोटो के आधार पर या इन्हीं उपग्रहों के माध्यम से ही तो बता पाए वो कि मंगलयान पे, मंगल ग्रह पे जीवन संभव है कि नहीं है। तो ये सब काम किसका है? सैटेलाइट उपग्रहों का है। और इन्हीं उद्देश्यों के पर्पज से इनका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। सैटेलाइट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दूर संवेदी उपग्रह, ये क्या होता है, दूर संवेदी उपग्रह एक, और दूसरा होता है दूरसंचार उपग्रह। दूर संवेदी उपग्रह को बोला जाता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। देखिए, पहले चर्चा हो गई ना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में बताया गया था कि आगे बताया जाएगा, तो अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ढंग से। दूसरा क्या होता है, दूर संचार उपग्रह है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है। दूर संवेदी उपग्रह सामान्यतः पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, जबकि दूर संचार उपग्रह पृथ्वी की उच्च कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। इनका कार्य पृथक पृथक होता है। तो हमको याद क्या रखना है कि दूर संवेदी जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, पृथ्वी की जो है वो निम्न कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, जबकि दूर संचार उपग्रह पृथ्वी की उच्च कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। देखिए, सारे संचार उपग्रहों के काम भी अलग अलग होते हैं, जैसे दूर संचार उपग्रह हैं, जो हमने टेलीकम्युनिकेशन है, उनको हम पृथ्वी के जितना हम दूर रखेंगे ना, उतना ही वो उस एरिया को कैप्चर कर पाएंगे, उतने ही एरिया को कैप्चर कर पाएंगे, तो उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब अगर हमें किसी के बारे में, जैसे हमें पृथ्वी के बारे में क्या करना होता है, पृथ्वी के बारे में हमें किसी खनिज तत्वों की जानकारी लेनी है, तो हम उसको, अगर हम उपग्रह को पृथ्वी से दूर रखेंगे तो फिर मतलब क्या है, जब हमें खनिज तत्वों की, इसमें सोना है कि नहीं है, चांदी है कि नहीं है, कौन कौन से खनिज तत्व उसमें उपस्थित हैं, तो उसको जानकारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूर संवेदी उपग्रह हैं उनको हमें क्या, वो उपग्रहों को हमको पास में लाना पड़ेगा, तभी तो उनकी जो फोटो आएगी वो साफ आएगी, अच्छे से पता पड़ पाएगा कि भाई इधर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कौन कौन से खनिज तत्व हैं। तो दूर संवेदी जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी के पास में, निम्न कक्षा से मतलब उसके पास में रखे जाते हैं, और दूर संचार उपग्रह होते हैं वो दूर रखे जाते हैं, ताकि वो पूरी पृथ्वी के जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं या टेलीकम्युनिकेशन जो संचार व्यवस्था चल रही है उसको वो ज़्यादा बड़े से बड़े लेवल पर वो क्या कर सके, कैप्चर कर सके। बात समझ में आई? तो बस यही है, दूर संवेदी मतलब होता है निम्न कक्षा में, और दूर संचार उपग्रह मतलब होता है कि आपका पृथ्वी से दूर, उच्च कक्षा में। अब बात करते हैं भाई, कक्षा की बात हो गई है, इसको निम्न कक्षा में रख लिया, उसको उच्च कक्षा में रख लिया, तो कक्षा क्या है, भू कक्षा है क्या, अर्थ ऑर्बिट है क्या, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर वे कक्षाएं अर्थात वे परिभ्रमण स्थान जहां पर कृत्रिम सैटेलाइट को स्थापित किया गया उन्हें भूकक्षाएं कहते हैं। देखिए, हमने क्या है, सैटेलाइट भेजे, अब हमारे सैटेलाइट जहां जहां स्थापित है ना, वो सारी क्या हैं, कक्षाएं हैं।
हमारे सैटेलाइट एक कक्षा में ही स्थापित होते हैं, क्योंकि वो एक निश्चित, ये पृथ्वी से एक निश्चित दूरी बना के एक निश्चित एक निश्चित राउंड में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो वो एक निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। तो हमारी पृथ्वी के आसपास कई कक्षाएं हैं। तो जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो कक्षा में ही जाके स्थापित हो जाते हैं। बात समझ में आई? उन्हें हम क्या कहते हैं, भूकक्षाएं कहते हैं। अब भूकक्षाओं का जो वर्गीकरण है अनेक आधारों पर किया गया है, परंतु पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, जो इस प्रकार है। देखिए, कक्षाएं तो हैं, पृथ्वी के आसपास कई सारी कक्षाएं हैं, लेकिन यार अब ये भी तो डिसाइड किया गया है कि तो कौन सी कक्षा कितने कितने किलोमीटर तक उसका एरिया है। जैसे किसी ने बोला कि 5 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है ना, वो हमारा एरिया है। तो ऐसे ही कक्षाओं के भी एरिया बटे हुए हैं कि नहीं, इतने से किलोमीटर से लेके इतने किलोमीटर तक जो एरिया है वो इसका है, इतने से किलोमीटर से दूसरे किलोमीटर तक उसका है, और तीसरे का दूसरे किलोमीटर से लेके तीसरे किलोमीटर तक तीसरे वाले का। तो ऐसे सारे के सारे जो एरिया है ना, वो क्या है, बटे हुए हैं। अब हमें उसी हिसाब से सेट करना होता है कि हम जिस उपग्रह को भेज रहे हैं ना, वो कौन से हमको ऑर्बिट में भेजना होता है। जैसे नियो की बात करते हैं, नियर अर्थ ऑर्बिट। यह कक्षा पृथ्वी के धरातल से 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखो, पृथ्वी का धरातल है, धरातल से हम 400 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, तो 400 किलोमीटर तक जो है वो नियर अर्थ ऑर्बिट बना हुआ है। एक कक्षा का नाम रख दिया कि हमने, देखो अगर हम 400 किलोमीटर तक जाते हैं तो 400 किलोमीटर तक जो एरिया होगा वो नियो कक्षा का होगा, NEO, नियर अर्थ ऑर्बिट का होगा। अगर हम इससे ऊपर चले जाएंगे तो दूसरी कक्षा स्टार्ट हो जाएगी। इस कक्षा में प्रक्षेपित सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी के 100 से अधिक चक्कर लगा सकता है। अगर हम इस कक्षा में सैटेलाइट को रखेंगे तो एक दिन में क्या कर सकता है, 16 से अधिक चक्कर लगा सकता है। किसी भी कक्षा में सैटेलाइट को चक्कर लगाने के लिए कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, वो पहुंच जाते हैं और लगाते रहते हैं देखो, ये न्यूटन का भी काम इसमें, ये जो लो है ना, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का पालन करता है कि अगर कोई वस्तु क्या होती है कि अगर वो स्थिर अवस्था में तो स्थिर ही बनी रहेगी, और क्या है, चलायमान अवस्था में तो चलती ही रहेगी। तो वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से ही चलते रहते हैं, कोई भी एनर्जी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। इसी कक्षा में भारत का प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट स्थापित किया गया था। देखो, हमने बताया था आर्यभट्ट कब स्थापित किया गया था, 1975 में भेजा गया था, प्रायोगिक दृष्टि से भेजा गया था। और वो कौन सी कक्षा में भेजा गया था, नियो में ही भेजा गया था, नियर अर्थ ऑर्बिट में ही भेजा गया था, जो कि कितना है, पृथ्वी के धरातल से लेकर 400 किलोमीटर तक है। दूसरी कक्षा की बात करते हैं, लियो। नियो से ऊपर चलते हैं तो लियो आ जाता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट। पृथ्वी के धरातल से हमने क्या बताया कि हर एक ऑर्बिट का क्या होता है, किलोमीटर बटा हुआ है। 0 से लेकर 400 किलोमीटर तक जो है वो नियो है। लियो का कितना है, 400 से लेकर 2000 किलोमीटर तक के बीच में जो कक्षा है वो कौन सी है, लियो है। इसे ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं। इसी कक्षा में पूछा जा सकता है ध्रुवीय कक्षा किसको कहते हैं, तो ध्रुवीय कक्षा किसको कहते हैं, लियो को कहते हैं। इसी कक्षा में दूर संवेदी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। देखिए, नियो जो है वो उसमें दूर संवेदी उपग्रह नहीं किए जाते हैं, वो किस में जाके किए जाते हैं, लियो में किए जाते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट। यानी 400 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की जो दूरी है उसमें हमारे दूर संवेदी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। एक आध को छोड़ दिया जाए तो, नहीं तो लगभग सारे के सारे लियो में ही स्थापित किए जाते हैं, नियो में एक आध कर दिया जाता है कभी कभार। तो जो पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोगी है, हमने क्या बताया था, प्राकृतिक संसाधन, जो भी पानी को देखना है, जो भी खनिज तत्वों को देखना है, उनको देखने के लिए क्या करना, हमें पृथ्वी के पास में ही रखना पड़ेगा। जो उपग्रह है हमें कहाँ रखना पड़ेगा, पृथ्वी के पास में ही रखना पड़ेगा। तो 400 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की हमें डिस्टेंस में इसको रखना होता है। वो क्या करता है, अगर पृथ्वी के पास में रहेगा तो पृथ्वी की फोटो को अच्छे से क्या कर लेगा, कैप्चर कर पाएगा। और अगर जितने अच्छे से कैप्चर कर पाएगा, उस फोटो को देखना ही उतना अच्छा हो पाएगा, और जूम करके उसको देख लो। और अगर तुम उस फोटो को दूर से निकालोगे तो तुम्हें समझ में तो आएगा कि हाँ यहाँ कुछ है, लेकिन अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो दूर संवेदी होता है वो निम्न कक्षा में ही उपस्थित होता है, और नियो और लियो हमारी निम्न कक्षा ही तो है। अर्थात ये सैटेलाइट धरातलीय फोटोग्राफ हम तक पहुंचाते हैं। इन सैटेलाइटों का आवर्तकाल होता है 90 मिनट से 180 मिनट के बीच में। ये क्या करते हैं, इनका जो आवर्तकाल होता है, घूमते रहते हैं, एक कैप्चर करते हैं ये फोटो, 90 मिनट से 180 मिनट में एक एक फोटो करके भेजते रहते हैं।
तो नियो की बात करते हैं, ये भी निम्न कक्षा में स्थापित है। इसका है 0 से लेके धरातल से लेके 400 किलोमीटर तक। लियो की बात करते हैं तो 400 से लेके 2000 किलोमीटर तक। लियो को हम ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं। और इसमें हमारा जो सैटेलाइट होते हैं, दूर संवेदी उपग्रह जो होते हैं, उनको स्थापित इसी में किया जाता है, लियो में। ये क्या करते हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों की फ़ोटो को खींचते हैं और हम तक इन फोटोओं को पहुंचाते हैं। इनका जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, 90 मिनट से लेके 180 मिनट के बीच में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के कुछ सुप्रसिद्ध सैटेलाइट इसी कक्षा में स्थापित किए गए हैं। तो लियो जो है ना, उसमें कौन कौन से सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं। तो सरल सरल समुद्र तल संबंधी जानकारी, ये क्या है, एक सरल के नाम से सैटेलाइट भेजा गया था, जो कहाँ स्थापित किया गया है, लियो में ही स्थापित किया गया है। ये क्या करता है, जो समुद्र तल से संबंधित जानकारी होती हैं वो जानकारी हमको देता है। ये क्या है, समुद्र की फ़ोटो को कैप्चर करता है, या उससे संबंधित क्या कब सुनामी आने वाली है या ऐसी कई घटनाओं पे ही क्या करता है, नज़र रखता है। ओशियन सेट समुद्र संबंधी सूचना, ये भी यही काम करता है। क्वार्टोसा ये क्या करता है, नक्शे संबंधी सूचनाएं ये देता है। पूरी नक्शे से संबंधित जानकारी होती है। ये सारे के सारे उपग्रह किस में स्थापित हैं, लियो में ही स्थापित हैं। बस इसमें से देखो क्वेश्चन कैसा बनता है, सरल का काम क्या होता है, तो समुद्र तल से संबंधित जानकारी को देना। सरल उपग्रह का काम क्या होता है, तो समुद्र तल से संबंधित जानकारी को देना, पूछा जा सकता है। ओशियन सेट का काम क्या होता है, समुद्र संबंधित सूचना, इसका भी काम होता है देना। एजुसेट का होता है दूरस्थ शिक्षा। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, देखिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, एजुसेट। एजुसेट तो इसका क्या है, एजुसेट का काम क्या है, दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है, डिस्टेंस लर्निंग जिसको हम बोलते हैं। वो एक बनाया गया है, वो क्या बनाया गया है, एजुसेट एक उपग्रह बनाया गया है जो कि शिक्षा से संबंधित है। बस, दूरस्थ शिक्षा से संबंधित कौन सा उपग्रह है, एजुसेट। तो इसको याद रखना है तुमको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है मेगाट्रॉपिक्स, मौसम संबंधित जानकारी देता है। ठीक है, हमारे कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5, ये पांचों को हमको क्या करना है, याद रखना है। नीचे आते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बड़े काम की चीज़ है। ये है क्या, आईएसएस है क्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या। तो ये क्या है कि जैसे हमारे अंतरिक्ष यात्री है ना, वो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुकते ही रुकते हैं। ये कभी खाली नहीं रहता है, इसमें कोई ना कोई अंतरिक्ष यात्री हमेशा बना ही रहता है। सुनीता विलियमसन का नाम सुना होगा, सुनीता विलियमसन जो थी इसमें कई दिनों तक रही थी इस स्टेशन में। उनका तो वीडियो भी एक अपलोड हुआ है उस पर, यूट्यूब पर, जिसमें उन्होंने दिखाया है ब्रश कर रही हैं वो, सब कुछ उन्होंने दिखाया है। ग्रेविटी तो है नहीं, कैसे उनका जीवन उन्होंने कैसे व्यतीत किया, उसमें यूट्यूब पे एक वीडियो डला हुआ है, आप चाहो तो देख भी सकते हो। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बड़े काम की चीज़ है। यहाँ से जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनको कई सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, उनकी मदद भी की जाती है, वो यात्री उसमें आराम भी कर सकते हैं वहाँ पे। अभी हम इसके बाद उसका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक वीडियो भी डालेंगे, जिसमें आप देखना उसमें कितने बेहतरीन तरीके से कोई उपग्रह जाता है और इस स्टेशन से कैसे जुड़ जाता है। पता भी नहीं चलता है, स्टेशन से इतने बेहतरीन तरीके से जुड़ जाता है, इतने बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हो जाता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, उस उपग्रह से निकल कर उस स्टेशन में चले जाते हैं। वो भी एक तरीके से है, तो वो भी एक स्टेशन जो बना हुआ है वो भी एक तरीके से उपग्रह ही तो है, लेकिन वो घरनुमा उपग्रह होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं जो कि अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके आराम के लिए या उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन सब के लिए क्या करता है, स्टेशन काम करता रहता है। यह कहाँ पे स्थापित है, यह भी लियो में ही स्थापित है। यह भी कौन सी कक्षा में स्थापित है, लियो में ही स्थापित है। 350 से 400 किलोमीटर के बीच में इसको स्थापित किया गया है। MEO, तीसरे नंबर की बात करते हैं, MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट। यह भू कक्षा पृथ्वी तल से 8000 से लेके 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 8000 से लेके 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस कक्षा में स्थापित सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है 6 से 15 घंटा होता है। देखिए ये क्या करता है, जो फोटो को कैप्चर करता है ना, वो क्या करता है, 6 से 15 घंटे के बीच में करता है। एक फ़ोटो को 6 घंटे या 6 घंटे से लेकर 15 घंटे के बीच में निकाल देगा। फिर जो अगली फ़ोटो निकालेगा तब भी वो क्या करेगा, 6 से 15 घंटे के बीच में ही निकालेगा। यानी 6 से 15 घंटे के बीच में आवर्तकाल चलता रहता है इसका। ठीक है, अर्थात एक दिन में पृथ्वी के 2 चक्कर लगा सकता है। ये क्या करता है,
अब हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, तो लगभग माना जाता है कि 12-12 घंटे के हिसाब से देख लिया जाए तो दिन में लगभग एवरेजन 2 चक्कर ही लगा पाता है ये हमारे पृथ्वी के। इस कक्षा में स्थित उपग्रहों का कार्य धरातल से फोटोग्राफ्स और सिग्नल भेजना दोनों ही होता है। देखो हमने बताया था कि जो उपग्रह होते हैं जो लियो में रहते हैं वो दूर संवेदी होते हैं, दूर संवेदी पृथ्वी के पास में होते हैं। पास में होते हैं तो पास वाले क्या करते हैं, फोटो को बेहतरीन तरीके से कैप्चर कर लेते हैं, अच्छे फोटोग्राफ्स कर लेते हैं, बेहतरीन तरीके से सिग्नल भेजते हैं, दोनों ही इनका काम होता है। इस कक्षा में भारत का कोई उपग्रह स्थापित नहीं है। तो इस कक्षा में नौवहन प्रणाली से संबंधित सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। यह जीपीएस सिस्टम दिशा निर्धारण नेविगेशन सिस्टम में सहायक होता है, जैसे विमान की दिशा बताना। तो क्या होता है, जो यहाँ पर इस ग्रह में जो एमईओ में जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उनका काम क्या होता है, जैसे जीपीएस सिस्टम है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, वो एमईओ में स्थापित किया गया है। दूसरा जो दिशा निर्देशन या नेविगेशन सिस्टम होते हैं जो हमको क्या बताते हैं, जैसे हम जाते हैं ना कि किसका मकान कहाँ बना हुआ है, किस डायरेक्शन में जाना है, जो दिशा से संबंधित या डायरेक्शन जो हमको बताते हैं वो सारे के सारे उपग्रह जो है ना वो एमईओ यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ही स्थित हैं। जो विमान को दिशा बताते हैं ये सारे के सारे उसी में स्थित हैं। भविष्य में भारत का गगनयान जैसा प्रोजेक्ट इसी कक्षा से संबंधित होगा। देखो कहा जाता है कि भविष्य में जो भारत का गगनयान एक उपग्रह है जो बनना है वो उसको हम भेजेंगे, वो कहाँ जाके स्थापित होगा, तो वो एमईओ में ही जाके स्थापित होगा। कौन से ऑर्बिट में जाके स्थापित होगा, एमईओ में ही। इसी कक्षा में एटीएम यानी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे कार्य संपन्न होते हैं। भारत का स्वयं का जीपीएस सिस्टम तो विकसित हुआ नहीं है अभी तक। देखो भारत का जीपीएस सिस्टम वास्तव में नहीं है तो फिर वो कहाँ से काम चला रहा है, तो वो ये जो सेवा है ना वो कहाँ से ले रहा है, विदेश से ले रहा है। इसका उसको कुछ ना कुछ चार्ज भी देना पड़ता है। तभी तो कभी कभार क्या होता है कि जो जीपीएस सिस्टम है वो कभी कभार काम नहीं करता है सही से, वो इसी कारण से होता है कि थोड़ा सा क्या है कि विदेशी सेवा ले रहे हैं उतनी बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पाता है, थोड़ा सा दूर भी हो जाता है, ये भी एक रीज़न है। तो नवस्टार यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है। एक पूछा जाता है, देखो जो NAV नवस्टार है वो कहाँ का नेविगेशन सिस्टम है, यूएसए का है, ये भारत इसका इस्तेमाल कर रहा है। जियो जियो है ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट है। देखो सबसे पहले आया था नियो, फिर आया लियो, फिर आया मियो, फिर आया जियो। जियो इससे भी ऊपर का है। अब जियो के बारे में चर्चा करते हैं। यह पृथ्वी की कक्षा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जो पृथ्वी की कक्षा है ना, जियो की जो कक्षा है वो क्या है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। यानी 36,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई होगी वहाँ पे क्या होगा, जियो स्थापित होगा। कक्षा में स्थापित सैटेलाइट का आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है, अर्थात 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। यही कारण है कि इस कक्षा में स्थापित उपग्रहों को भूस्थितिक या भूतुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। इस कक्षा में दूरसंचार उपग्रह टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। देखो जो नीचे की कक्षाएं थी नियो लियो में क्या है, दूर संवेदी स्थापित हो रहे थे, लेकिन अगर हम जियो की बात करते हैं तो उसमें दूरसंचार उपग्रह होते हैं स्थापित। अगर दूरसंचार उपग्रह बात करें ये क्या है, ये हमको क्या करते हैं, टेली कम्युनिकेशन वाले होते हैं, संचार वाले होते हैं। जितने भी हमें संचार की जानकारी, जो हम जानकारी आप तक भेज रहे हैं, ये सारी नॉलेज हम आपको भेज रहे हैं, वो क्या है, दूर संचार उपग्रहों के माध्यम से ही आती है। तो ये सब जितने ज़्यादा दूर स्थापित होंगे पृथ्वी की कक्षा से उतना ही बेहतरीन तरीके से उस एरिया को कवर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कर पाएंगे। इसी कारण से इनको हम क्या करते हैं, पृथ्वी से दूर ही रखते हैं। तो इनका जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगा पाते हैं। तो इनका आवर्तकाल क्या है, 24 घंटे का है। यानी जो फोटो को कैप्चर करेंगे वो क्या करेंगे, 24 घंटे में एक बार ही करेंगे। ठीक है। इसी कक्षा में इसी कक्षा में एक सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। इसी कक्षा में जो सैटेलाइट है सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह इसमें स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, पांचवा देखिए, हॉपमैन
ट्रांसफ़र ऑर्बिट, यह वह कक्षा होती है जिसमें सैटेलाइट को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थापित किया जाता है। उस नवीन कक्षा को ही हॉफमैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट कहते हैं। देखिए हमें क्या करना होता है जब हम किसी भी उपग्रह को एक कक्षा से, जैसे हमारा लियो में है या नियो में है, तो हमें नियो से क्या करना है, लियो में उस उपग्रह को ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र के लिए हमें क्या करना होता है, एक दूसरी ऑर्बिट होती है जो क्या करती है, उस ऑर्बिट के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक ऑर्बिट से हम क्या करते हैं, दूसरे ऑर्बिट में उसको भेज देते हैं उपग्रह को। तो उस ऑर्बिट का नाम क्या होता है, हॉफमैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट होती है, जिसके माध्यम से हम क्या कर देते हैं, उपग्रह की कक्षाओं को बदल देते हैं। तो दोस्तों हमारा चौथा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। काफ़ी हद तक आप लोगों की समझ भी विकसित हो गई होगी स्पेस साइंस के बारे में। इसके अलावा 8 से 10 लेक्चर, जितने भी लेक्चर होते हैं वो अगर आप सारे कर लेते हो, उनके देख लेते हो, इसके नोट्स ही ढंग से पढ़ लेते हो, आपका अगर स्पेस साइंस से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है वो 100% आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं ना, वो कंटेंट कम नहीं है, काफ़ी सारा कंटेंट है वो। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए उस चीज़ का। अगर आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो, उनको लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इनको बार बार थोड़ा सा इनको देखते रहिए। एमपी टेट के लिए तो ये समझ लीजिए आपका रामबाण है स्पेस साइंस का है। थैंक यू दोस्तों।